नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। नया कारोबारी हफ्ता, नए संकेत, नए समीकरण और साथ ही साथ 6 साल बाद एक बार फिर से इतना बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पे दस्तक दे रहा है। ICICI प्रूव कर रहा। देखिए, याद दिला दी इसने इतने बड़े आईपीओ की कोल इंडिया का। हालांकि कोल इंडिया ने अगर आप देखें तो उतना निवेश को कुछ नहीं दिया, लेकिन आई थिंक अगर आप बीते 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ICICI प्रूव का, तो इतने अच्छे नंबर्स हैं कि इस आईपीओ पे डेफिनेटली आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपके पास क्या है, क्यों आप दाव लगाएं इस आईपीओ पे। शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी के स्तरों के साथ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त 6 अंक नीचे 8802 का क्लस्टर यहाँ पर है, यानी वो क्लस्टर जो कि ऑलमोस्ट शुक्रवार के इंट्राडे हाई से लगभग 44 अंक नीचे है। याद रखिए, हमने 8850 का हाई लगाया और जी बिजनेस की जो सुबह की कमेंट्री थी एग्जैक्टली वही होगा। देखिए 8840 हमने स्ट्राइक किया, उसके बाद अनवाइंडिंग वहां से जाके शॉर्ट जाने का विकल्प था आपके पास, या एटलीस्ट अपने लॉन्ग्स को समेट लेने का। आंकड़े क्या कहते हैं आज, सर्कमस्टेंसेस क्या है, बड़े ग्लोबल इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ आपके आईपीओ मार्केट में अगर आप देखें लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट से खींचेगी, तो ऐसे में अप्रोच क्या रखनी चाहिए आपको। आइए देखते हैं जी बिजनेस की आज की स्ट्रैटेजी। अगर आप देखें देखिए, छोटी अवधि के लिए बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे कल परसों के लिए अगर आप देखें 8840 86 80 एक बड़ा क्लस्टर रहेगा। दायरा टूटने के बाद 100 से 150 अंकों का मूव संभव है आइदर साइड। FIs के आंकड़े अभी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है और उसमें रत्ती भर की कमजोरी नहीं है, यकीन मानिए। फेड बैठक के चलते रेंज के अंदर, इसी रेंज में इवेंट से पहले इसी रेंज के अंदर रहेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। याद रखिए, इस इवेंट के मद्देनजर 8600 की पुट और 8900 की कॉल, ये सबसे महत्वपूर्ण 2 स्ट्राइक्स हैं जिस पर आप कामकाज कर सकते हैं। अपनी कॉस्ट को 75 से 70 रुपए के बीच में ले आइए, अच्छी रणनीति होगी। निफ्टी बैंक 19660 इंपॉर्टेंट क्लस्टर स्टॉप लॉस के तौर पर रखिए और याद रखिए यहाँ पर 20200 और 20300 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर पॉइंट जी, तो ये स्ट्रैटेजी है इंडेक्स पर। हालांकि जो डेरिवेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी समझेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल ही जान लेते हैं। SGX निफ्टी आपके स्क्रीन पर थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, 5 अंक नीचे 8802 के लेवल्स पर। लेकिन US, एशिया और यूरोप से क्या क्यूज हैं, ये रजत से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए। जी बिल्कुल, एशिया से संकेत पॉजिटिव है। निके का बाजार आज बंद है, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्पेस देखिए तो काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है। हैंगसेंग तेज है, कॉस्पी में आधे फीसदी के आसपास की तेजी। ताइवान 2% ऊपर है और साथ ही शंघाई में पॉजिटिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो अपटेक्स है एशियन मार्केट्स पे और देखना होगा कि इंडियन मार्केट्स कैसे प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो लाइमलाइट में वो है फेड पॉलिसी बैठक, 2 दिन बाद बहुत बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पर डेफिनेटली तय है। और साथ साथ बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट भी, उसको भी बाजार फैक्टर करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले अमेरिकन मार्केट्स पिछले 17 पे ऊपरी स्तर पे थोड़ा दबाव झेल रहे थे। 88 अंकों के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स पे देखने को मिली और जो प्रेशर पॉइंट्स थे वो फाइनेंशियल शेयर्स और एनर्जी दोनों ही क्षेत्र गिर रहे थे। WTI क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पर टूटता हुआ नजर आया, आज थोड़ा बाउंस बैक है, लेकिन उसका असर एनर्जी स्टॉक्स पे पड़ रहा था। और जो मेन लाइमलाइट में एक स्टॉक था वो था डॉइश बैंक, करीब 9% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। वो इसलिए क्योंकि US जस्टिस डिपार्टमेंट ने 14 अरब डॉलर का जो है उसके ऊपर हर्जाना देने को बोला। उसका असर डॉइश बैंक पे बोला 9.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच ये थी कि CPI के जो आंकड़े थे उसमें एक अपटेक्स देखने को मिली है अमेरिका में, और हो सकता है कि अब यहाँ पर महंगाई को लेकर जो फेड की चिंता है वो थोड़ी खत्म होती हुई नजर आए। लेकिन इससे एक दोहरी चिंता बन जाती है कि ब्याज दरों बढ़ने का स्कोप कितना ज़्यादा है फेड के पास, तो उसको भी बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्यूज आज एशियन मार्केट से लेने होंगे और एशियन मार्केट्स पॉजिटिव। एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप देखें भले ही SGX भी आपकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट हो, लेकिन इस हफ्ते निर्णायक रहेगा फेड का निर्णय बाजार, और स्पेशली अगर आप देखें इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। हमारे साथ विकास सेठी हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। विकास, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आप क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं? ठीक है, एज ए ट्रेडर भी, मान लीजिए इन्वेस्टर नहीं, एज ए ट्रेडर भी, इन्वेस्टर को यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट नीचे भी मौका मिलेगा और वो ऊपर भी खुश रहेगा। लेकिन ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस हफ्ते? इस बड़े ग्लोबल इवेंट को आप कैसे टर्न आउट होता देख रहे हैं? ब्याज दरें बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, पॉज होगा? एग्जैक्टली मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग दीपाली। जैसा कि मेरा ये मानना है कि चूंकि ये जो वीक है बिल्कुल इवेंटफुल वीक है। वेडनेसडे को सुबह बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है और शाम को रात को फेड की मीटिंग के आउटकम आने हैं, जहाँ पे ऐसे तो बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार रेट हाइक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल
बिकॉज इनके जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आए हैं, जो लेबर के डेटा आए हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो और फिर यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है नवंबर में, तो मेरे ख्याल में फेड इंतजार करेगा। तो इस फेड की मीटिंग में बिल्कुल रेट हाइक नहीं होना चाहिए। दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव बाय इंटरनेशनल मार्केट्स। पूरे इक्विटी मार्केट्स में एक तेजी आ सकती है। इसी के कारण से हम पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ा कॉशियस अप्रोच है। बाकी मुझे लगता है भारतीय बाजारों में अगर इस अनसर्टेनिटी के मद्देनजर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं तो हर गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी, और मुझे लगता है बाजार में यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए। और इसका एक और कारण ये भी है कि एफआईआईज की बिल्कुल कंटिन्यूड अनअबेटेड एक बाइंग चल रही है। परसों के सेशन में भी अच्छी बाइंग के फिगर्स आए थे, और मुझे लगता है जो सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं या जहां से अच्छे परफॉर्मेंस चल रहे हैं वहां पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और कोई भी गिरावट में वहां खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जी, तो ये अच्छे सेक्टर्स और अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं थोड़ी देर में जानेंगे विकास से, लेकिन ट्रेंड मार्केट का ये पॉजिटिव ही देख रहे हैं। जो डेरिवेटिव डेटा है फ्राइडे का वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फटाफट से उसको देख लेते हैं ताकि निफ्टी पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हो सके। क्या इंडिकेशंस है वीरेंद्र? तो पहले देखिए, अगर आप आंकड़ों को देखे चले, आई मीन जो लिक्विडिटी है मार्केट्स में वो कैसी रही। एफआईआईज की तरफ से आप देखिए, एफआईआईज का लगभग 660 करोड़ रुपए का कैश में कमिटमेंट आया। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते क्या कहा था कि एफआईआईज के डेटा से मेरे को थोड़ी सी भी नरमी झलक नहीं रही है। मैंने आपको ये बताया था कि एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छी तरीके से हेज करके चल रहे हैं वो, एंड स्पेशली दे वेंट शॉर्ट ऑन स्टॉक फ्यूचर्स अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। 660 करोड़ रुपए का कैश, डीआईएस की तरफ से 213 करोड़ की बिकवाली। अब आप देखिए एफआईआईज ने सेगमेंट वाइज क्या किया, क्योंकि 693 करोड़ रुपए की उनकी वायदा कारोबार में खरीदारी है। 426 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, 780 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा, 552 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स बेचा। यानी अगर मैं आपको एफआईआईज के ट्रेडिंग पैटर्न को अगर बारीकी से समझाऊं, एफआईआईज इंडेक्स में अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें तो लॉन्ग गए हैं, यानी इंडेक्स खरीदा है उन्होंने। स्पेशली याद रखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, एफआईआईज ने निफ्टी को लॉन्ग किया है इस बार, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को लॉन्ग नहीं किया है। एफआईआईज ने अपने आप देखिए कॉल्स को काफ़ी लॉन्ग किया है, कॉल्स काफ़ी उन्होंने बाय किए हैं, और साथ ही साथ जो उनकी पुट लॉन्ग थी उन्होंने उसको काटा है, और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट जाके अगेन उन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज किया है। तो ये अच्छे संकेत थे। देखिए ये जो कॉल के आंकड़े हैं ना, ये इस पर शुक्रवार का इंप्रेशन है। क्या हुआ, बाजार तेज था, फिर बाजार अनवाइंड हो गया, 8840 एक सप्लाई क्लस्टर था, उसको हम पार नहीं कर पाए, तो कॉल जो बायस थे वो बाहर निकल के आ गए। 8800 की कॉल में 360 शेयर घटे, 8900 में थोड़ी कॉल राइटिंग हुई, 9000 की कॉल में भी अनवाइंडिंग हो गई। जब आप पुट्स को दिखाइए एग्जैक्टली, अगर आप देखें पुट्स में, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के प्राइस बिहेवियर को देखिए जरा प्लीज, अगर आप पुट्स पे आए एक बार, तो पुट्स में यहाँ पर आप 8800 की पुट में 7.25 लाख शेयर, 8700 की पुट में 180, और साथ ही साथ 8600 की पुट में आप देखें 2 लाख। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि 85 और 8600 की पुट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ओआई लेके खड़ी हैं। तो मैं अभी भी मानता हूँ दीपाली कि अभी भी स्विंग्स में, अप स्विंग्स में, डाउन स्विंग्स में हम शायद 87 ट्रेंड को स्ट्राइक करें। तो अभी 86, 80, 8700 एक नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, और 8840 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। एक स्ट्रैटेजी आपको मैंने शुक्रवार को बताई थी, फिर बताता हूँ यहाँ पर। इस इवेंट के मद्देनज़र 8600 की पुट अप्रॉक्सीमेटली 35-36 रुपये और 8900 की कॉल, इन दो स्ट्राइक्स को जोड़ लीजिए। थोड़ा ट्रेड करके अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाए और करीब 60, 65, 70 रुपये हो जाए, तो इस इवेंट में इन दोनों ऑप्शंस को लेके जाना दीपाली डेफिनेटली 80 से 90 रुपये आपको इसके ऊपर कमा के दे देगा। तो इस स्ट्रेटेजी को भी लेके जा सकते हैं। रही बात निफ्टी बैंक, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का एक मेजर टारगेट बन रहा है आजकल। मैंने कहा ना एफआईआईज ने इस पे लॉन्ग नहीं गए थे, एफआईआईज ने यहाँ लॉन्ग ट्रिम की थी। तो यहाँ पर एक 19,660 का स्टॉप लॉस लेकर चले। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी है जोजिन बीपी पारिवार से, उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते के लिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, फेड की बैठक, बैंक ऑफ जापान की मीट और आईसीसी प्रूडेंशियल का आईपीओ। इन तीनों ट्रिगर्स के बीच में किस तरह का मोमेंटम आज मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुप्रभात दीपाली, मेरे ख्याल से ये फेड को लेकर के हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, और जितनी जल्दी वहाँ पर निर्णायक तरीके से जो भी डिसीजन लेना है, बढ़ाने का, घटाने का, या फिर स्टेटस को रखने का, वो लिया जाए, तो हम फिर से काम पे लगेंगे। और इतिहास और गवाह है कि पिछले जब ब्याज दरों में ऊपर की तरफ की बदलाव किए थे यूएस फेड ने, तो हमने 92 हफ्ते का सर्वोच्चम स्तर छुआ है। और मेरा सवाल ये है लोगों को कि अगर ये 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते भी हैं, चाहे वो दिसंबर में करे, सितंबर में करे, आज करे या अभी करे, तो कितना विदेशी मुद्रा जो है यहाँ पर ये फिर से स्वदेश लौट जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे जो अर्थव्यवस्था और आंकड़े हैं
उसको देखते हुए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। एक औपचारिक रूप पर नीजक रिएक्शन आएगा तो खरीदारी का सबसे बड़ा मौका होगा। बैंक ऑफ जापान जिस तरीके से बुजुर्ग जनसंख्या है, पेंशन को लेकर के उनको लगातार बॉन्ड बाइंग और ईजिंग और लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी, और मैं नहीं मानता कि आपको ज़्यादा चिंतित होना चाहिए इन मुद्दों को लेकर के। जी